आलीशान शहर है जिसके पास इस वक्त दुनिया के 339 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, जिनमें बुर्जुल खलीफा नंबर 1 पे है, जिसे दुनिया की सबसे बुलंद इमारत होने का एजाज हासिल है। लेकिन अभी चंद दहाइयां कबल तक यहाँ सिर्फ रेत का सहरा ही हुआ करता था। चारों तरफ वीरानी थी। यहाँ बसने वाले लोगों का पेशा माहीगीरी और मोतियों की तजारत से मुंसलिक था। लेकिन फिर वक्त ने ऐसी करवट ली, जहां कल रेत थी आज वहां आलमी मेयार की सड़कें और बड़ी बड़ी इमारतें हैं। दुनिया के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, आली शान होटल्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के दफातर यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तानियों ने भी यहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सरमायाकारी कर रखी है। यहाँ की पुलिस मर्सिडीज बेंज, लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी गाड़ियां चलाती हैं। लेकिन यह सब आखिर कैसे मुमकिन हुआ? एक सहरा दुनिया के जदीद और मॉडर्न तरीन शहर में कैसे बदल गया? चलें आप बताएं कि आखिर रेतले सहरा से तरक्की के इस अरूज तक का सफर दुबई ने कैसे तय किया। अगर आपका जवाब ब्लैक गोल्ड यानी तेल की दरियाफ्त है और आप सोच रहे हैं क्योंकि दुबई के पास तेल की दौलत है तो जाहिर है ये इस वजह से तरक्की कर सका है और इतना अमीर हुआ है, तो आप गलत हैं, क्योंकि इसके जीडीपी का सिर्फ 1% तेल से आता है। इसलिए इसकी तरक्की का इन्हिसार तेल की दौलत पर तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर दुबई कैसे इतना अमीर हुआ, आइए हम ये आपको बताते हैं। पहले आप ज़रा दुबई का जियोग्राफिया समझें। ये मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE है, जो 7 मुख्तलिफ रियासतों से मिलकर एक मुल्क बना। लेकिन ये हमेशा से मुत्तहिदा अरब अमारात नहीं था, बल्कि 19वीं सदी में इस इलाके में मुख्तलिफ सल्तनतें कायम थीं। हर सल्तनत का अपना हुक्मरान हुआ करता था जिसे शेख कहा जाता था, और इस पूरे इलाके को जो आज UAE है पहले शेखडम्स कहा जाता था। और हाँ, इस दौर में दुबई कोई अलग रियासत नहीं थी, ये इलाका अबू ज़बी सल्तनत के ही ज़ेरे असर हुआ करता था। लेकिन फिर 1833 में मखतूम बिन बटी, जिनका ताल्लुक बनी यास कबीले से था, वो इस इलाके में आबाद हुए और उन्होंने दुबई की अबू ज़बी से आज़ादी का ऐलान किया और यहाँ अपनी अलग रियासत की बुनियाद रखी। इन्हें दुबई का बानी भी कहा जाता है। आज भी दुबई पर इसी ख़ानदान की हुकूमत है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम दुबई के मौजूदा हुक्मरान इन्हीं के ख़ानदान से हैं। तो खैर, उस वक्त यानी 19वीं सदी में बरतानिया दुनिया की सुपर पावर था और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान भी बरतानिया के ही ज़ेरे असर था। अब अंग्रेज जो दुनिया के बड़े हिस्से पर हुकूमत कर रहे थे, वो इस समंदरी रास्ते को बम्बई से लंदन जाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन उस दौर में ये इलाका महफूज नहीं था। यहाँ मुख्तलिफ छोटी छोटी रियासतें थीं, तो उनकी आपस में झड़पें भी हुआ करती थीं। इन रियासतों के रहनुमाओं ने बरतानिया से मुख्तलिफ मुआहदे किए ताकि बरतानिया इन्हें बाहिफाजत तजारत करने की सहूलत फराहम करता रहे। इन मुआहदों के बाद ये रियासतें बरतानिया की ट्रूशल स्टेट्स कहलाती थीं। उस ज़माने में तेल की दरियाफ्त भी कहीं कहीं हो रही थी। 1930 की दहाई में अबू ज़बी में तेल के ज़खायर दरियाफ्त होना शुरू हो गए थे, लेकिन इसके हमसाये दुबई में अभी तक तेल दरियाफ्त नहीं हुआ था। इन हालात में दुबई और अबू ज़बी के दरमियान महाजराई शुरू हो गई, जो 1947 में एक सरहदी झगड़े की वजह से मसल्ला जंग में भी बदल गई। लेकिन फिर बरतानवी मुदाखलत की वजह से दोनों रियासतों की दुश्मनी कदरे ठंडी हुई और यूं अंग्रेज़ों का इस इलाके पर असर व रसूख मजीद बढ़ने लगा। लेकिन अंग्रेज़ों ने यहाँ की तरक्की पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि ट्रूशल स्टेट्स अंग्रेज़ों के लिए महज एक क्रॉसिंग पॉइंट ही तो थी। वो इस रेतले इलाके को इससे ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। दुबई की तकदीर असल में तब बदली जब 1958 में शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम दुबई के हुक्मरान बने। 1959 में वो यूरोप गए। अपने इस टूर के दौरान वो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने फैसला किया कि वो दुबई की तकदीर बदलेंगे, इसको तजारती और मालियाती मरकज़ बनाएंगे। एक दिन इसका नाम भी पूरी दुनिया में जाना जाएगा और दुबई की अलग पहचान होगी। ये वो ख्वाब था जो शेख राशिद बिन सईद ने देखा था।
अब दोस्तों दुबई की लोकेशन ज़रा आप मैप पर देखें। ये खलीज फारिस है और इसके करीब ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और कतर जैसे ममालिक हैं, और ये एक ऐसा क्रॉसिंग पॉइंट है जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को मिलाता है। यानी दुबई की स्ट्रेटेजिक अहमियत इंतहाई ज़्यादा है। इस बात का अंदाज़ा शेख राशिद बिन सईद को अच्छी तरह से था। दुबई 20वीं सदी के आगाज़ में एक अहम तजारती बंदरगाह तो बन गया था। ईरान और खलीज फारिस के करीब वाक़या होने की वजह से इस बंदरगाह ने पूरे खित्ते के ताजरों को मतवज्जो कर रखा था और इसकी वजह से कुछ सरमायाकारी भी यहाँ हो रही थी। लेकिन जो ख्वाब शेख राशिद ने देखा था उसकी ताबीर के लिए ये नाकाफ़ी था। अब शेख राशिद ने यह किया कि आलमी इदारों से कर्ज लेकर बड़ी बड़ी रकम तामीराती कामों पर लगाना शुरू कर दी। इसकी वजह से शेख राशिद को काफ़ी तनकीद का भी सामना करना पड़ा। 1960 की दहाई के शुरू में दुबई सोने की तजारत के लिए मशहूर था। 1966 में दुबई से सबसे ज़्यादा सोना लंदन और फ्रांस भेजा गया। इस साल 1966 में दुबई में तेल के ज़खायर भी दरियाफ्त हुए। तेल की दरियाफ्त की खबर अवाम को सुनाते हुए शेख राशिद ने ऐलान किया कि मेरे पास एक अच्छी और एक बुरी खबर है। हमें तेल मिल गया है लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं मिल सका। दुबई के तेल के ज़खायर पड़ोसी ममालिक के मुकाबले में बहुत कम थे। शेख राशिद का ख्याल था कि इस तेल से इनकी इकॉनमी ज़्यादा देर नहीं चल पाएगी, इसीलिए तेल से आने वाला पैसा भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में ही लगाना शुरू कर दिया। लेकिन याद रहे ये वो दौर था जब दुबई क्रूशल स्टेट का हिस्सा था, यानी बरतानिया के ही ज़ेरे असर था। अंग्रेज़ों ने इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले रखी थी और तो और इन रियासतों के अमूरे खारजा का भी निगरान अंग्रेज़ ही था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कॉलोनियल एरा ख़त्म होता जा रहा था। अब बरतानिया ने 1968 में ऐलान किया कि वो 1971 तक खलीज फारिस बशमूल क्रूशल स्टेट्स से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो जाएगा, यानी अंग्रेज़ इस खित्ते से मुकम्मल तौर पर चला जाएगा। दोस्तों अब वक्त आता है यूएई के क़याम का, यानी आज के मुत्तहिदा अरब अमारात के नाम से जिसे हम जानते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का क़याम दरअसल मुख्तलिफ रियासतों के बादशाहों का मिलकर किया गया वो फैसला था, जिससे 7 रियासतें मिलकर एक मुल्क बन गई, जिसे फिर यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात कहा गया। दिसंबर 1971 में 6 सल्तनतें एक हो गईं। रासुल खैमा की सल्तनत 1 साल बाद इनके साथ शामिल हो गई। ये 7 मुमलिकतें मिलकर एक मुल्क बनाती हैं। ये मैप देखिए, ये 7 सल्तनतें हैं। अब जिस तरह हर मुल्क का एक सदर और एक वज़ीर आज़म होता है, इसी तरह यूएई का भी सदर है। लेकिन सदर और वज़ीर आज़म कौन होगा, इसका फैसला इन 7 रियासतों ने मिलकर किया। इन्होंने फैसला किया कि अबू धाबी का बादशाह यूएई का सदर होगा और दुबई का बादशाह यूएई का वज़ीर आज़म रहेगा। तो खैर यूं यूएई का क़याम अमल में आया। अब शेख राशिद यूएई के ज़ाहिर है मुआहदे के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर भी थे। उन्होंने अपना ख्वाब जो दुबई की तरक्की के लिए देखा था, उसके लिए कोशिशें मज़ीद तेज़ कर दी। 1972 में पोर्ट राशिद बनाया गया, क्योंकि शेख राशिद को था कि ये दुबई की तरक्की के लिए कितना अहम है। क्योंकि जब जहाज़ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उन्हें ईंधन भरने, लोड करने और रुकने के लिए बंदरगाहों की ज़रूरत होती है, और दुबई की लोकेशन ऐसी थी कि यहाँ से बेशुमार जहाज़ों को गुजरना पड़ता था, और शेख राशिद उस वक्त इस चीज़ की अहमियत को समझते थे, इसलिए उन्होंने पोर्ट राशिद की तामीर की। अब जब दुबई में बंदरगाहें तैयार हो चुकी थीं और यहाँ बहुत से जहाज़ भी आ रहे थे, तजारती सरगर्मियाँ अरूज पर थीं, तो बंदरगाहों पर टैक्स बढ़ाने की बजाय शेख राशिद ने ऐलान कर दिया कि जबले अली पोर्ट टैक्स फ्री जोन होगी। इसका मतलब ये था कि जो भी बहरी जहाज़ इस जगह से गुजरेगा उसे टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा, और उन्होंने इस पूरे इलाके को टैक्स फ्री जोन करार दे दिया, जिसके साथ इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स सब माफ़ कर दिया। दोस्तों शेख राशिद का ये इकदाम गेम चेंजर था। टैक्स फ्री जोन होने की वजह से ये रास्ता सबका पसंदीदा बन गया। हर जहाज़ यहाँ रुकने लगा। इससे दुबई की तरक्की में किस कदर इजाफा हुआ, इसका अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि 2017 के आदादो शुमार के मुताबिक
दुबई के जीडीपी का 26% जबले अली पोर्ट से आता है और जाफजा यानी जबले अली फ्री जोन तकरीबन 24% का हिस्सा दुबई के टोटल जीडीपी में डालता है। इसका पूरा क्रेडिट शेख राशिद और उनके दलेराना फैसलों को जाता है। यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं कि कैसे दुबई ने PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस से सीख के इसी के मैदान में पीछे छोड़ दिया। आप जानते हैं कि कराची एयरपोर्ट पाकिस्तान का बड़ा और मसरूफ तरीन एयरपोर्ट हुआ करता था, क्योंकि पाकिस्तान की जगराफियाई लोकेशन भी अहम है। तकरीबन तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स पाकिस्तान से किसी ज़माने में गुजरा करती थी, जिसकी वजह से कराची एयरपोर्ट बहुत फेमस और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी PIA भी मसाली कहलाती थी। लेकिन शेख राशिद ने एयर ट्रैफिक का रुख कराची से दुबई की तरफ करना चाहा, क्योंकि आप जान चुके कि दुबई की लोकेशन भी मसाली थी। तो हुआ कुछ यूँ कि 1985 में शेख राशिद ने एक एयरलाइन की बुनियाद रखी। उन्होंने इसे एमिरेट्स एयरलाइन का नाम दिया। इस एयरलाइन की पहली परवाज़ 25 अक्टूबर 1985 को दुबई से कराची के लिए ही थी। एमिरेट्स एयरलाइन के क़याम के इब्तदाई दौर में PIA ने इसको बहुत बड़े पैमाने पर तकनीकी मदद फराहम की। शेख राशिद ने एमिरेट्स के लिए जहाज़ भी पाकिस्तान के ज़रिए ही ख़रीदना शुरू कर दिए। यूँ रफ्ता रफ्ता उन्होंने पाकिस्तान का सारा बिजनेस दुबई की तरफ मोड़ दिया। 1990 की दहाई के शुरू में एमिरेट्स दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली एयरलाइंस में शामिल थी। इसकी आमदनी हर साल तकरीबन $100 मिलियन के हिसाब से बढ़ती जा रही थी। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, टैक्स फ्री पोर्ट्स और बैनुल अक़वामी तजारत की वजह से बैरूनी ममालिक से लोग भी दुबई आने जाने लगे थे। अब जाहिर है उनकी रहाइश के लिए होटल्स का क़याम भी ज़रूरी था, और होटल्स भी आली शान होने चाहिए थे ताकि दुनिया भर से आए हुए लोग यहाँ आराम से रह सकें और ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन का भी काम दे। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए दुबई में बड़ी बड़ी इमारतें और होटल्स बनाकर इसे सियाहती मकाम बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया। लेकिन अब सवाल ये था कि होटल्स तो दुनिया भर में होते हैं, तो ऐसा क्या किया जाए कि जो बाकी दुनिया से मुनफरिद हो। ये सोच शेख राशिद के जहन में थी, इसलिए उन्होंने हर चीज़ को ग्लैमराइज करने का फैसला किया। यानी वो दुनिया भर में मौजूद जितने भी होटल थे उनसे बेहतर और ज़्यादा प्यारी होटल बनाना चाहते थे। इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए बुर्जुल अरब होटल दुबई में बनाया गया। ये एक मसनूई जजीरे पर तामीर किया जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि इस होटल का इफ्तिताह होता 1990 में शेख राशिद का इंतकाल हो गया। उनके बाद शेख मोहम्मद बिन राशिद बादशाह बने। शेख मोहम्मद भी अपने वालिद की तरह थे, वो भी अपने वालिद के ख्वाब की ताबीर में मसरूफ़ रहे और यूं होटल बुर्जुल अरब का इफ्तिताह दिसंबर 1999 को हुआ। ये होटल उस वक्त के सबसे पुरतयश और महंगे तरीन होटल्स में से एक था। ये उस वक्त दुनिया का वाहिद 7 स्टार होटल था। इस होटल में मेहमानों के लिए एक प्राइवेट बीच रिजोर्ट भी बनाया गया और इस होटल का अपना अलग हेलीपैड था। बादशाह शेख मोहम्मद का मानना है कि अगर कोई शहर खुद को सबसे आगे रखना चाहता है तो फिर उन्हें दुनिया से हटकर सबसे मुनफरिद काम भी करना होगा। इसी सोच के साथ दुबई में मुनफरिद और बड़े पैमाने पर तामीरात होने लगी और रेत पर जहां कमरा बनाना भी नामुमकिन था वहां दुनिया भर से बेहतरीन मामारों को बुलाया गया और बेशुमार इमारतें तामीर की गईं। समंदर के अंदर मट्टी और रेत भर भर कर शहर आबाद किए गए। दुबई में सबसे बड़ा मसला पीने के साफ पानी का था। इसको हल करने के लिए ऐसे प्लांट लगाए गए जो समुद्री पानी को साफ करके पीने के काबिल बना सकें। दुबई की तरक्की के लिए उन्होंने आम आदमी और ताजरों से टैक्स लेने की बजाय तेल की बरामदात, सियाहत और तिजारत से होने वाली रकम का इस्तेमाल किया। टैक्स में रिलैक्सेशन की वजह से दुनिया भर के अमीर लोगों ने अपना कारोबार और हेड क्वार्टर्स दुबई मुंतकिल करना शुरू कर दिए। अब सियाहत और कारोबार की वजह से दुनिया भर से लोग दुबई आते हैं। 21वीं सदी के शुरू में यानी 2000 की दहाई में दुबई में प्रॉपर्टी बूम बड़े पैमाने पर देखा गया। ये शहर दुनिया के सबसे तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में एक बनता जा रहा है। ये प्रॉपर्टी बूम कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से आया। ये बात मशहूर है कि कुछ बरस पहले एक ऐसा वक्त भी आ गया था जब पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा क्रेनें दुबई में मौजूद थी।
ये दौर था दुबई की बर्क रफ्तार कंस्ट्रक्शन का। इस दौरान कई मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए, जिनमें दुबई मैरीना, बुर्ज खलीफा, जुमेरा लेक टावर्स, पाम जुमेरा जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। यहाँ ये दिलचस्प बात आपको बताते हैं कि पाम जुमेरा को, जो कि एक मसनूई जजीरा है, बनाने के लिए किसी किस्म के कंक्रीट या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि समंदर की तह से 120 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत निकाल कर इस जजीरे की तामीर शुरू की गई थी। दुबई के शुरू किए गए कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स में से कुछ नाकामी का शिकार भी बहरहाल हुए हैं। आज ये शहर बहुत सी फलकबोस इमारतों का घर है। दुनिया की सबसे बुलंद इमारत इसी शहर में है। दुबई फ्यूचर म्यूजियम अपने आप में एक शाहकार है। ये शहर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरों की तजारत का मरकज भी है और दुबई एयरपोर्ट की एक सादा सी इमारत को दुनिया के एक मसरूफ तरीन एयरपोर्ट के शायाने शान बना दिया गया है। वैसे तो दुबई में तकरीबन 35 लाख लोग रहते हैं, लेकिन इनमें मकामी अमाराती मुस्तकिल शहरी सिर्फ 3 लाख हैं, यानी तकरीबन 32 लाख तो गैर मुल्की हैं जो दुबई में रहते हैं। दुनिया भर से बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज़ दुबई आते हैं, यहाँ उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान का इंडिया में घर तो है, लेकिन इसके अलावा दुबई के पाम जुमेरा में उनका आलीशान घर जन्नत के नाम से भी मौजूद है। बहुत से अमीर पाकिस्तानी, जिनमें सियासतदान और उनके ख़ानदान के अफराद शामिल हैं, दुबई में प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं। पाकिस्तानियों ने दुबई की रियल एस्टेट में $10 बिलियन से भी ज़्यादा की सरमायाकारी कर रखी है। पाकिस्तानी वहाँ तीसरे सबसे बड़े सरमायाकार रियल एस्टेट में हैं। अच्छा, वैसे अगर आप दुबई गए हैं या फिर तस्वीर या वीडियोज़ में देखा हो तो आपने महसूस किया होगा कि एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद यहाँ गैर मुल्कियों के लिए कोई ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं। बुनियादी तौर पर यूएई का माशरा हमेशा से ही एक कंजर्वेटिव माशरा रहा है। इनकी रवायात अभी तक कबायली ही हैं, लेकिन दुबई सियाहों की सहूलत के लिए ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं लगाता। यहाँ कोई ड्रेस कोड नहीं, टूरिस्ट मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। वो यहाँ जिस लिबास में आना चाहें आ सकते हैं और होटल्स के अंदर अल्कोहल वगैरह भी दस्तयाब होती है। इसलिए जब टूरिस्ट दुबई आते हैं तो वो बार बार आना चाहते हैं और इससे दुबई की इकानमी को बूम मिलता है। इस सोच की बुनियाद भी शेख राशिद ने ही रखी थी, क्योंकि जब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स दुबई आ गईं तो जाहिर है दुनिया भर से लोग भी यहाँ आना थे। टूरिस्ट को आरामदेह माहौल और उनकी पसंदीदा फैसिलिटीज़ फराहम करना इंतहाई ज़रूरी था। इसीलिए आप देखते हैं कि बाकी इस्लामी ममालिक की निस्बत दुबई का माशरा थोड़ा मुख्तलिफ है। आज दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम का दुबई की तरक्की के लिए अरबों डॉलर के कर्ज लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाने का फैसला भी दुरुस्त नज़र आता है, जिसने दुबई को दुनिया के अमीर तरीन और तरक्की याफ्ता शहरों की सफ में ला खड़ा किया है। उन्होंने दुबई की तकदीर बदलने का जो ख्वाब देखा था, उसकी ताबीर काफ़ी हद तक तो हो चुकी है। दुबई ने तेल की दौलत के बगैर ही तरक्की का ये सफ़र तय कर लिया है। आज भी दुबई की जीडीपी में तेल का हिस्सा महज 1% है। सऊदी वलीअहद MBS मोहम्मद बिन सलमान भी दुबई के इस मॉडल से कुछ हद तक मुतासिर नज़र आते हैं। इसीलिए वो भी अपनी इकॉनमी का इन्हिसार तेल पर कम करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने भी मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए हैं।